नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रीट साइकोलॉजी के बारे में। और रीट साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 5 को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी में मनोविज्ञान जो है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें रीट लेवल 1 हो चाहे आपका लेवल 2 हो, उसमें कुल मिलाकर के 5 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट में से 6 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से 30 प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर का आपका रीट का पेपर, साइकोलॉजी का पेपर जो है वो रीट में रहेगा। अब 4 यूनिट अपन क्लियर कंप्लीट कर चुके हैं पूरी की पूरी। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रीट साइकोलॉजी का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर आपकी 4 तक। और साथ ही यूनिट नंबर 5 का सिलेबस आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 5 को भी जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए साथियों, सिलेबस में आप लोगों को पता है क्या है, उसको अपन पढ़ेंगे कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से पढ़ें कि अपने लिए बेटर रहे। ठीक है, क्योंकि साथियों मैंने जब रीट की तैयारी स्टार्ट की थी 2018 में, और उसके बाद साइकोलॉजी में जो है नंबर मेरे 23 से 24 नंबर आए थे 30 में से। तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, आप लोगों ने देखा भी होगा। आपका रीट 2018 का बहुत ज़बरदस्त पेपर था, उसके बावजूद इतने नंबर आ गए। तो वो किस वजह से आए कि मैंने, और पहली बार मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था। इससे पहले मैंने कभी रीट का एग्ज़ाम दिया भी नहीं था, क्योंकि मेरा 17 में बीएड कंप्लीट हुआ। बीएड कंप्लीट होते ही जो है मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी रीट की, और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। 128 नंबर मेरे आए हैं टोटल कुल मिलाकर के, 85.33%। तो सारी चीज़ें किस प्रकार से पढ़ी, यूनिट नंबर 5 को मैंने किस प्रकार से पढ़ा, उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको बहुत ही शानदार फ़ायदा मिले। और यूनिट नंबर 5 से मेरा एक भी प्रश्न साथियों गलत नहीं हुआ था। तो देख लेते हैं साथियों, सबसे पहले यूनिट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो इस यूनिट का जो नाम है वो एक प्रकार से अपन मोटे तौर पे देखें तो इसको यूनिट नंबर 5 को एनसीएफ और आरटीई के नाम से जाना जाता है। यानी एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इस यूनिट को अपन इसी नाम से एक प्रकार से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें कुल मिलाकर के 6 अंक के 6 प्रश्न आएंगे। और पहला अपना जो टॉपिक है इसमें वो है क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो होता क्या साथियों, देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान, जैसे स्कूल में मान लीजिए अपन लोग पढ़ाने के लिए जब जाएंगे, तो जाहिर सी बात है स्कूल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चों को समस्याएं होती हैं, स्कूल में किसी संसाधन की कमी हो सकती है। तो सारी चीज़ों की जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पीरियड्स की दिक्कत हो सकती है कि पीरियड टाइम पे नहीं लगते या लगाते ही नहीं हैं स्कूल में। तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनका, उनके ऊपर शोध करना, उनको मतलब खोजना उन समस्याओं को, और फिर वैज्ञानिक तरीके से यानी मिल बैठ करके समाधान निकालना, वही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। यानी कि कार्य करके अनुसंधान करना और समस्या को दूर करना। ठीक है, तो ये विद्यालय में जरूरी नहीं है कि विद्यालय में ही करें, अपन घर परिवार में भी देख सकते हैं। घर परिवार में कोई समस्या है तो उसको अपन बैठ करके हल, जब समस्या को निकाल लेते हैं कि ये समस्या और इसका ये सॉल्यूशन है, बैठ करके जब समाधान करते हैं, तो वो क्रियात्मक अनुसंधान ही कहलाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का बहुत ही आसान सा टॉपिक, और एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा, और वो बता दूंगा कहाँ से आएगा, वही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, आगे देखिए मापन व मूल्यांकन। इतनी बार मैंने आपको मापन और मूल्यांकन पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से एक बार पढ़ाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मापन एवं मूल्यांकन अपन ने पहले भी जो है, हिंदी की चाहे पेडागोजी हो, चाहे संस्कृत की हो, मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो, सभी पेडागोजीज में अपन ने देखा है मापन और मूल्यांकन को। यहाँ पर भी अपन करेंगे मापन और मूल्यांकन को। बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सतत व समग्र मूल्यांकन सीसीई, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मस्त टॉपिक है, करवाएंगे आपको, आराम से हो जाएगा। इसके बाद है उपलब्धि परीक्षण निर्माण। यानी कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण कैसे किया जाता है, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, कैसे प्रश्न उसमें आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति, अभय सदैव वाले क्या गुण हैं क्या नहीं है, सारी चीज़ों को इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद पांचवा अपना टॉपिक रहेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये क्या होता है,
इसमें मतलब शिक्षण कार्य टीचिंग अपने को किस प्रकार करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चे अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त कर सकें, सीख सकें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपने को देखनी है। ब्लूम के अनुसार जो कितने उन्होंने सोपान बताए हैं या कितने चर बताए हैं शिक्षण के, तो ये सारे की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये भी। इसके बाद आएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005। साथियों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा और ये मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। अगर किसी भी बुक में आप अगर पढ़ोगे तो साथियों पढ़ा नहीं जाएगा, बहुत ही मुश्किल रहेगा क्योंकि बहुत सारा मैटर है, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें इसमें बता दूंगा जहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए आगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009, इसमें से भी निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसका भी सेम है कि बहुत बड़ा टॉपिक RTE, लेकिन अपन वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न उठता है। ठीक है साथियों, तो ये यूनिट नंबर 5 का पूरा डिस्कशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या अब नहीं होगी। यूनिट नंबर 5 में अपन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 5 जब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो उससे पहले आप ये सारे टॉपिक्स जो वो ज़रूर लिखें। ठीक है, इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि यूनिट नंबर 5-4 जैसे ही कंप्लीट हो गया, आप आगे पन्ना पलटते ही आपके सामने ये टॉपिक्स आ जाएंगे। हाँ, यूनिट नंबर 5 में ये टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को इस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी नोट्स को बनाने के। तो सबसे बढ़िया यही है कि पूरा सिलेबस अपने को पहले पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। सिलेबस आपके कॉपी में जो वो 100% आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से ज़रूरी है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। सिलेबस जब आपके सामने होगा उस हिसाब से फिर टॉपिक वाइज अपन जब पढ़ते हैं तो बड़ा ही आसान लगता है। और मैं साथियों आपको बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में हमेशा समझाता हूँ, कहीं कोई दिक्कत आपको आने नहीं दूंगा, इस चीज़ की गारंटी ज़रूर लेता हूँ। ठीक है साथियों, पूरा सिलेबस आपको आराम से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और रीट की भर्ती जो है वो आ जाएगी। आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो चिंतित ना होइए बिल्कुल भी। बिल्कुल तैयारी को अपने जारी रखिए। ये बड़ा कठिन समय होता है एक स्टूडेंट के लिए, जब भर्ती अनाउंस हो जाए और आए नहीं तो बड़ी समस्या होती है। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि हम भर्ती करवाएंगे 31,000 पदों पर, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में कोई अता पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये भी है कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो ऐसे थंबनेल बना के डालते हैं कि 31,000 पदों की भर्ती जारी, विज्ञप्ति जारी, रीट विज्ञप्ति जारी। उससे बच्चे काफ़ी भ्रमित होते हैं, बड़े परेशान होते हैं जो, और उसमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। साथियों, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अदर चीज़ों में बिल्कुल भी ना जाएं और बिल्कुल पढ़ाई से जुड़े रहें। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में यूनिट नंबर 5 के पहले अपने टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान के साथ। और साथियों, ये जो वीडियो बनाया है ये सिलेबस की दृष्टिकोण से बनाया गया था, जो आपको मैंने बता दिया है। कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कोई भी सुझाव आपका हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में क्रियात्मक अनुसंधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।